जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले करेंसी क्या होता है इसको समझिए। व्हाट इज करेंसी? आपके पास जो भी 200, 500, 1000, 2000 का नोट है, ये सब क्या है? करेंसी है। अब करेंसी में कुछ चीजें होता है, इसका कुछ गुण होता है। क्या है? पहला, ये वैल्यू को स्टोर करता है। करेंसी जो है वैल्यू को स्टोर करता है। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, तो 50 रुपए का जो वैल्यू है वो उस करेंसी में स्टोर है। ठीक है, जैसे अगर आप इस 50 रुपए को लेकर एक दुकान में जाते हैं और 30 रुपए का अगर सामान खरीदते हैं तो आपको दुकानदार 20 रुपया वापस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें 50 रुपए का वैल्यू स्टोर है। ठीक, तो करेंसी वैल्यू को स्टोर करता है। दूसरा है, ये एक्सचेंज की सुविधा आपको प्रदान करता है। करेंसी एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, उसका दाम है 5 रुपया, पेन का प्राइस 5 रुपया है, तो आप 5 रुपये लेके जाएंगे तो वो पेन आपको दुकानदार बेच देगा। तो एक्सचेंज हो रहा है ना। तो करेंसी आपको एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करता है और करेंसी वैल्यू को भी स्टोर करता है। और एक चीज है, करेंसी जो है लंबे समय तक वैल्यू को स्टोर करता है, सेविंग्स के रूप में या फिर डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, लंबे समय तक करेंसी जो है वैल्यू को स्टोर करता है, तब तक जब तक कि उस देश की सरकार उसकी मान्यता को अवैध ना कर दे। जैसे कि 2016 में मोदी जी आए और बोल दिए कि भाइयों बहनों, कल से 500 और 1000 का नोट का जो लीगल टेंडर है वो समाप्त हो जा रहा है। मतलब ये अब कल से वैध नहीं होंगे, ये नहीं चलेंगे, कोरा कागज है ये अब। ठीक है, तो तब तक जब तक कि उस देश की सरकार उसे अवैध घोषित ना कर दे, ये लंबे वक्त तक वैल्यू को स्टोर करके रखता है, सेविंग्स या फिर डिपॉजिट के रूप में। समझ में आया? और क्या होता है, करेंसी का जो स्वरूप है वो भौतिक होता है, फिजिकल होता है। आप उसे हाथ में ले सकते हैं, कॉइन के रूप में या फिर नोट के रूप में हाथ में ले सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक होता है इसका स्वरूप। ठीक है, फिजिकल होता है, फिजिकली आप इसको हाथ में ले सकते हैं। और क्या होता है, करेंसी को बैंक का गारंटी होता है। कोई भी बैंक हो गया, टकसाल हो गया, जो भी इशुइंग अथॉरिटी है जो करेंसी को छापता है, उसका गारंटी रहता है। देखेंगे नोट पर लिखा रहेगा मैं धारक को इतना रुपया वगैरह वगैरह सब लिखा रहता है, तो उसमें बैंक का एक गारंटी होता है। ठीक है, करेंसी को कोई भी बैंक छापेगा, टकसाल या फिर जो भी कोई इशुइंग अथॉरिटी होगा जो इशू करेगा, उसका गारंटी रहेगा। समझ में आया करेंसी क्या है? अब देखिए वर्चुअल करेंसी। अगर करेंसी को समझे होंगे तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। वर्चुअल करेंसी में बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, ये सब होता है। ठीक है, और इनमें से सबसे फेमस है बिटकॉइन, जो दिख रहा है चित्र। वैसे देखिए अभी बताया कि करेंसी का स्वरूप जो है वो भौतिक होता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो भी है, उसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, वो डिजिटल होता है। आप हाथ में कॉइन के रूप में या फिर नोट के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है बिटकॉइन का, ये भी काल्पनिक है, ऐसा कुछ जो कॉइन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो वर्चुअल करेंसी में बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल आदि होते हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है बिटकॉइन। समझ में आया? अब देखिए करेंसी की तरह वर्चुअल करेंसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, जो भी रहेगा, मान लीजिए 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, उसका जो भी प्राइस रहेगा, कुछ दिन पहले देखा 1 बिटकॉइन का प्राइस कितना था? शायद 30 लाख था, और उससे पहले 1 बिटकॉइन का प्राइस 14 लाख था। तो 14 से 30 लाख हो गया, प्राइस उसका बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में अगर आज की बात करें तो ये 30 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसका वैल्यू देख रहे हैं कितना ज्यादा है। तो ये वैल्यू को स्टोर करता है, और ये एक्सचेंज का सुविधा भी आपको प्रदान करता है। समझ में आया? करेंसी की तरह ये भी आपको एक्सचेंज करने की सुविधा को प्रदान कर सकता है। आप कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आप वर्चुअल करेंसी के माध्यम से खरीद सकते हैं। अब देखिए इसमें जो दिक्कत है वो क्या है? पहला, ये भौतिक स्वरूप में आपको नहीं मिलेगा, ना तो कॉइन के रूप में मिलेगा, ना तो नोट के रूप में मिलेगा, और ना ही इसका कोई बैकिंग है। बैकिंग बोले तो जो
बहुमूल्य धातु जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का कॉइन, फिर सिल्वर का कॉइन, चांदी का कॉइन, सोने का जो भी सिक्का होता है, इस तरह का जो प्रीसियस मेटल है, बहुमूल्य कॉइन है, उससे भी ये वर्चुअल करेंसी नहीं बनता है। मतलब इसका बैकिंग भी नहीं है, नो बैकिंग। फिर इसे दुनिया का कोई भी बैंक नहीं छापता है, ठीक है। ना तो अमेरिका का बैंक छापेगा, ना चाइना का बैंक, ना भारत का बैंक। दुनिया का कोई भी बैंक जो है वर्चुअल करेंसी को नहीं छापता है, ठीक है। तो कोई भी बैंक का गारंटी नहीं है, नो बैकिंग, कोई भी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी मूल्यवान धातु से भी नहीं बना हुआ है, तो बैकिंग भी आपको नहीं मिलेगा। और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बी केंद्रीकृत होता है। अब बैंक नहीं छापेगा तो डिसेंट्रलाइज्ड ना होगा। समझ में आया? अब देखिए इसे दुनिया का कोई भी बैंक नहीं छापता है, कोई भी इशुइंग अथॉरिटी जो है इसको इशू नहीं करता है, इसके पीछे किसी का भी गारंटी नहीं है, इसके पीछे कोई भी बैकिंग भी नहीं है। तो इतना सारा कमी होने के बावजूद लोग इतने पैसे देकर इसे क्यों खरीद रहे हैं? पहला सवाल तो ये उठता है। अभी बताया कि कुछ दिन पहले एक बिटकॉइन का प्राइस था लगभग 30 लाख रुपया, और उससे पहले ये 14 लाख 15 लाख का था, तो बढ़कर 30 लाख हो गया, और अभी वर्तमान में तो इससे भी ज्यादा होगा। तो पैसा तो बहुत ज्यादा लग रहा है ना। तो अगर विश्वसनीयता नहीं है तो लोग इतने पैसे देकर इसे क्यों खरीद रहे हैं? वाई? और दूसरा, अगर इसके पीछे कोई बैंक नहीं है तो इसका मैनेजमेंट और रेगुलेशन कैसे होता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी अभी ग्लोबली 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख है, और ये लगभग 2140 से लेकर 2150 साल तक चलेगा। तब तक पता नहीं दुनिया चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग जितना दुनिया की मारने में लगे हुए हैं, कार्बन निकाल रहे हैं, दूषण कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तब तक दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा उसका गारंटी नहीं है। तो उतना दिन तक ये चलेगा। इतना ज्यादा स्टॉक है, 21 मिलियन, और इसका प्राइस देख रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 30 लाख 50 लाख 60 लाख एक बिटकॉइन का प्राइस ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर इसके पीछे बैंक नहीं है तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा कि लोग इसे इतने पैसे देकर क्यों खरीद रहे हैं अगर कोई गारंटी नहीं है, कोई बैंक इसका छपाई नहीं करता है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहीं से साइंस शुरू होता है। साइंस यहीं से शुरू होता है। इसके पीछे का अगर साइंस समझ लिए तो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन आदि सब समझ जाएंगे। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यही इसे विश्वसनीय बनाता है। सब खेला इसी का है। तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसे ठीक से समझना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है, इसको समझ गए तो पूरा खेला समझ जाएंगे। ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन वितरित बही खाता होता है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। लेजर बही खाता रजिस्टर होता है जिस पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया, उसमें दुकानदार के पास अपना बही खाता होता है जिस पर वो कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितना पैसा दिया, कितना पैसा उसके पास आया, उसका एक हिसाब रहता है, एक लेखा जोखा रहता है। फिर बही खाता ग्राहक के पास भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान में उधारी खाते हैं, तो कितने का उधारी लिया, कितना पैसा चुकाया, कितना पैसा बाकी है, फिर अगले महीने कितना पैसा देंगे, कितने का उधारी लेंगे, इसका एक हिसाब रखेंगे, लेखा जोखा रखेंगे। तो बही खाता जो है आपके पास हो सकता है, दुकानदार के पास हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी हो सकता है ना। तो ये तो हो गया भौतिक बही खाता का बात। भौतिक बही खाता। फिजिकल लेजर जो कि आपके पास में होगा, आपके हाथ में होगा, आपके घर में होगा, दुकान में होगा, ठीक है, आपके पास में होगा। लेकिन क्या ऐसा बही खाता हो सकता है वर्चुअल लेजर, वर्चुअल बही खाता जो सबके पास हो,
जिसका कॉपी, हर एक कॉपी सबके पास हो। मान लीजिए ये सब यूजर हैं, ये सब क्या यूजर है, सबके पास एक एक कॉपी वर्चुअल लेजर का है, वर्चुअल बही खाता का है। ठीक है, डिजिटल बही खाता सबके पास एक एक कॉपी है। अब देखिए, इस बही खाता में अगर कोई भी कुछ भी अपडेट करता है, कोई भी एडिट करता है, कुछ भी डेटा डालता है, तो ये सबको दिखेगा। जितने भी यूजर है सबको दिखेगा कि डेटा में क्या परिवर्तन हुआ, किसने क्या डाला। ठीक है, कितने पैसे का लेन देन हुआ, क्या खरीद फरोख्त हुआ, सब कुछ डेटा में जो भी होगा वही दिखेगा, सबको दिखेगा। तो सबके पास एक एक कॉपी वर्चुअल लेजर का होगा। इसी सिद्धांत पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। इसको समझ गए तो सारा कुछ समझ गए। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, डेटा स्टोरेज के यूनिट को ब्लॉक कहा जाता है। हर एक लेन देन का डेटा ब्लॉक में रिकॉर्ड के रूप में रहता है। यही चीज तो अभी पीछे समझाया। लेजर बही खाता, इसमें दुकानदार हिसाब रखता है, कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया। तो ये सब क्या है, डेटा ही तो है जो रिकॉर्ड के रूप में वो लिख कर रखता है। तो वही चीज है, सेम वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बोला था ताकि आसानी से आप समझ जाए। ठीक है, तो हर एक लेन देन का डेटा ब्लॉक में रिकॉर्ड के रूप में रहता है। वो हर ब्लॉक जो है आपस में लिंक्ड होता है, इस तरह से आपस में लिंक्ड होता है, तभी तो चेन बनेगा, और इसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए, एक ब्लॉक है। देखिए, ब्लॉक में तीन चीजें होता है। डेटा, डेटा में कुछ भी हो सकता है, जो भी लेन देन करेगा, जो भी सामान का खरीद फरोख्त करेगा। ठीक है, या फिर संपत्ति का क्रय विक्रय किया तो संपत्ति में भी फिजिकल संपत्ति, जमीन जायदाद हो सकता है, फिर डिजिटल संपत्ति भी हो सकता है। तो जो भी लेन देन करेगा वो डेटा जो है रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। और क्या होता है, दो हैश नंबर होता है। तो एक ब्लॉक में तीन चीजें होता है, डेटा और दो हैश नंबर। एक हैश नंबर अपना खुद का होता है और दूसरा हैश नंबर पीछे वाले का होता है, पीछे वाले का। ब्लॉकचेन है तो पीछे वाले का ही होगा। ब्लॉकचेन में क्या होता है, सारा ब्लॉक जो है आपस में लिंक्ड रहता है इस तरह से, अभी तो बताया था। तो पीछे भी क्या होगा, ब्लॉक रहेगा। ठीक है, इस तरह से आगे ये कंटिन्यू चलेगा। तो एक ब्लॉक में तीन चीजें होता है, डेटा और दो हैश नंबर। ये वाला पीछे का है और ये वाला अपना है। कुछ भी मान लीजिए, काल्पनिक नंबर मान लीजिए, जो हैश नंबर है A3CF9J, और पीछे वाला जो हैश नंबर है उसको मान लीजिए B4K7M। काल्पनिक है। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक में भी क्या होगा, डेटा होगा और इसका खुद का हैश नंबर होगा। ठीक है, अब समझिएगा, डेटा में बदलाव करते ही, डेटा में बदलाव करते ही ये हैश नंबर जो है बदल जाएगा। जितनी बार डेटा बदलेंगे उतनी बार हैश नंबर बदल जाएगा। हर बार जो है यूनिक हैश नंबर सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रीजनरेट करता जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका जो सेफ्टी है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ता है और लोग इसी वजह से इस पर इतना पैसा खर्च करता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए इस वाले ब्लॉक का जो यूजर है उसका नाम है Y, और ये वाला ब्लॉक X नामक यूजर का है। दो यूजर है। अब X जो है Y से
एक जमीन खरीदा, मान लीजिए एक जमीन खरीदा, उसका कीमत है 50 लाख, ठीक है, उसका कीमत 50 लाख है, और एक बिटकॉइन का प्राइस भी 50 लाख है, आप मान लीजिए। तो y जो है x जो है y को एक बिटकॉइन देगा, और y अपना जमीन x को बेच दिया। तो डेटा में क्या रहेगा? डेटा में एंट्री होगा कि y ने x को जमीन बेचा, और x ने y को उसके बदले एक बिटकॉइन दिया, इतनी तारीख को इतना समय, ठीक है। तो ये डेटा है। अब कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो भी लेन देन करेगा वो डेटा में रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का डेटा सेव है, मान लीजिए। तो x ने y को एक बिटकॉइन दिया है, और y ने बदले में x को अपना जमीन दिया है, ठीक है। ये डेटा है, और डेटा के चलते ये वाला जो हैश नंबर है वो जनरेट हुआ है। अब मान लीजिए y ने क्या किया, डेटा को छेड़ दिया। x ने y को एक बिटकॉइन दिया है, मान लीजिए y ने बाद में लिख दिया कि नहीं हाफ बिटकॉइन दिया है, हाफ, एक नहीं दिया है, हाफ दिया है। तो डेटा तो बदल गया ना। तो डेटा बदलते ही जो है हैश नंबर बदल जाएगा। अब हैश नंबर जो है मान लीजिए C है, C1K7F5L हो गया। तो लो, ये वाला हैश नंबर था, अब ये हो गया। तो डेटा बदल गया, मतलब सारा ब्लॉक में क्या होगा, मिसमैच दिखेगा। सारा ब्लॉक में मिसमैच दिखेगा तो सिस्टम जो है, इनबिल्ट सिस्टम है इसमें, वो वार्निंग देना शुरू करेगा। जब भी वार्निंग आएगा तो जितने भी यूजर है ना अलर्ट हो जाएंगे, सब कोई अलर्ट हो जाएंगे, चौकन्ना हो जाएंगे। तो इसका सेफ्टी बढ़ गया ना, इसका जो विश्वसनीयता है बढ़ रहा है। विश्वसनीय क्या है, सुपर विश्वसनीय है। इसके पीछे ना तो कोई बैंक का सपोर्ट है, ना तो कोई बैकिंग है, ना कोई गारंटी है, फिर भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं, इसीलिए कुछ तो है। तो वही है, इसका सेफ्टी बहुत हाईफाई है। इसको हैक करना नामुमकिन है। मान लीजिए हैकर आया, हैक किया, तो एक डेटा को बदलेगा। सबके पास कॉपी है ना लेजर का, बही खाता का कॉपी सबके पास है। अगर डेटा में आप कुछ भी बदलते हैं तो सबको वो दिखेगा। तो आपने एक के डेटा को हैक करके बदला, तो आपको सबका डेटा को हैक करके बदलना पड़ेगा। अब हैकर का इतना दम है कि सबका एक साथ बदल दे। 21 मिलियन यूजर है, सबका 1 मिनट में बदल देगा? इम्पॉसिबल है हैक करना। समझ में आया? इसीलिए इसका जो सेफ्टी है, इसका जो विश्वसनीयता है, वो सुपर है, मस्त है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ब्लॉकचेन क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर डेटा में छेड़ते हैं तो हैश नंबर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आप डेटा को बदल सकते हैं, यूजर के पास डेटा को बदलने का राइट है, वो डेटा में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी खरीद फरोख्त करेंगे तो डेटा को तो आपको एडिट करना ही है, तो वो राइट आपके पास है, यूजर के पास है। लेकिन हैश नंबर की खासियत है कि हैश नंबर को यूजर नहीं बदल सकता है। हैश नंबर को यूजर छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो समझ आ गया डेटा कैसे बदलेंगे, तो हैश नंबर कैसे बदलेगा। और एक चीज समझिए, देखिए लेन देन के बाद ब्लॉक तो बन गया। एक्स और वाई ने लेन देन किया। एक्स ने वाई का जमीन खरीदा, बदले में एक्स ने वाई को एक बिटकॉइन दिया। तो लेन देन तो हो गया। लेन देन के बाद ब्लॉक बन गया, डेटा बन गया, रिकॉर्ड भी बन गया। लेकिन ये अभी भी लिंक नहीं होगा। ब्लॉकचेन में सारे ब्लॉक आपस में क्या होते हैं, इस तरह से लिंक होते हैं। तो ये अभी भी लिंक नहीं होगा। लिंक कब होगा? जब दुनिया भर के जितने भी यूजर्स हैं उनमें से बहुसंख्यक यूजर्स इस बात की पुष्टि करेंगे कि हाँ, एक्स के वॉलेट से एक बिटकॉइन वाई के वॉलेट में ऐड हुआ है, और एक्स के वॉलेट से एक बिटकॉइन घट गया है। अब एक्स ने वाई को दिया है एक बिटकॉइन, तो एक्स का वॉलेट से एक बिटकॉइन घट जाएगा और वाई के वॉलेट में एक बिटकॉइन बढ़ जाएगा। जब इस बात की पुष्टि हो जाएगा और इनके जो वॉलेट आईडी है उसका भी पुष्टि हो जाएगा,
तब जो है ये लिंक होगा, वो भी 10 मिनट के बाद, तुरंत नहीं, 10 मिनट के बाद ये इस तरह से लिंक हो जाएगा। तो देखिए इतने सारे यूजर्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो इसकी जो विश्वसनीयता का स्तर है वो क्या हो गया, फिर से बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए इसके पीछे कोई भी बैंक ना होने के बाद भी, बैकिंग ना होने के बाद भी, गारंटी ना होने के बाद भी लोग इसमें इतने सारे पैसे लगाते हैं। अब बोलेंगे कि ये लोग इस बात की पुष्टि क्यों करते हैं? तो देखिए, पुष्टि करने के लिए पहले तो इन्हें एक पजल सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट होता है, जो पहली बार जो फर्स्ट इस बात की पुष्टि करता है कि ये सही है, जेन्युइन है, उसको जो है थोड़ा सा बिटकॉइन मिलता है। अब 50 लाख का बिटकॉइन है, 50 लाख का थोड़ा सा बिटकॉइन, थोड़ा सा हिस्सा, ये भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये लोग पुष्टि करने के होड़ में लग जाते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। ठीक है, पहले तो चलिए कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, लोग घर में ही अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, फिर हाई प्रोसेसर जो है, महंगा प्रोसेसर, वो सब लगा के घर में ही करते थे। अभी इसके लिए बड़ा बड़ा फर्म चलता है, बड़ा बड़ा जो है फर्म चलता है। ठीक है, 12 तल्ला 14 तल्ला बिल्डिंग में 1000 1500 कंप्यूटर लगा के, ठीक है, हाई फाई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बोले तो बेस्ट होगा, उसमें ये काम होता है। दुनिया भर में टोटल जो है 21 मिलियन जो है बिटकॉइन है, जो वर्चुअल करेंसी है। 21 मिलियन मतलब कितना है, 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, और ये खत्म होने में, मतलब ये जितना है इसका 2140 साल, 2140 से 2150 साल तक लगेगा, इतना स्टॉक है। ठीक है, 21 मिलियन का स्टॉक है और ये इतना दिन चलेगा, 2140 साल, तब तक पता नहीं दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अभी 2025 में चल रहे हैं, तो इतना दिन चलेगा, इतना ज्यादा स्टॉक है। तो अगर ये लोग पुष्टि करते हैं तो बताइए, इतना सारा पैसा है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा बिटकॉइन इनको मिलता रहेगा, तो कितना ज्यादा पैसा है। इसी को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, बिटकॉइन माइनिंग। समझ में आया? इसीलिए लोग इस बात की पुष्टि करते हैं, पुष्टि करने के लिए कंपटीशन करते हैं, कौन फर्स्ट आएगा, कौन पहले करेगा। तो जो भी फर्स्ट आता है उसको थोड़ा सा बिटकॉइन मिलता है। समझ में आया? तो जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होगा तब तक ब्लॉक तो बन जाएगा, लेकिन ये लिंक नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो है सेफ है, विश्वसनीय है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं ये गारंटी तो है एक तरह का, इसीलिए लोग इसमें पैसे लगाते हैं और इसका मैनेजमेंट रेगुलेशन इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ऑफिस में कितना सारा कंप्यूटर लगा हुआ है, पूरा बिल्डिंग भरा पड़ा है, पूरे बिल्डिंग में 1000 1500 कंप्यूटर लगा रहता है और पूरा दिन यही सब काम चलता है। ये पुष्टि करते हैं और पुष्टि करके जो भी फर्स्ट आते हैं उन्हें क्या मिलता है, थोड़ा सा बिटकॉइन मिलता है। इसे ही क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म कहते हैं। देखिए, माइनिंग, कोयला खदान में माइनिंग होता है ना, खोद खोद के कोयला निकालते हैं, तो उसी तरह से देखिए बिटकॉइन निकाल रहे हैं, क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो पहला है लेन देन की उच्च सटीकता। कई नोड्स द्वारा सत्यापित किया जाता है, जो कि अभी समझाया कि कई यूजर्स, जो बहुसंख्यक यूजर्स है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो सत्यापित किया जाता है, अतः त्रुटि कम होती है। दूसरा है मध्यस्थों की आवश्यकता कम हो जाती है। लेन देन में दो पक्ष तीसरे पक्ष के बिना किसी चीज की पुष्टि और उसे पूरा कर सकते हैं। इससे समय और बैंक जैसे मध्यस्थों की भूमिका कम हो जाती है, फलतः लागत भी कम होता है। तो ये फायदे हैं। और तीसरा फायदा है अतिरिक्त सुरक्षा मिलता है। हैक करने के लिए हैकर को प्रत्येक खाते के रिकॉर्ड को बदलना पड़ेगा, जो कि शुरू में ही समझाया। अगर किसी भी डेटा को बदलता है
तो सब में दिखेगा ना, सबके पास कॉपी है, तो हैकर को एक साथ सबके रिकॉर्ड को बदलना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। ठीक है, तो इससे अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलता है। तो ये सब तो है इसके फायदे। अब देखिए नुकसान क्या है। पहला नुकसान है उच्च ऊर्जा लागत। सभी नोड्स काम करने से अधिक बिजली खपत होती है। अभी दिखाया कि बड़ा बड़ा फर्म चलता है जिसमें हजारों कंप्यूटर्स है। अब इतने सारे कंप्यूटर्स चलेंगे तो बिजली खपत होगा, अधिक बिजली खपत होगा तो अधिक बिजली उत्पादन करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा आपको कोयला जलाना पड़ेगा, डीजल जलाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोयला जलाएंगे ज़्यादा तो कार्बन जो है उसका भी उत्सर्जन होगा, कार्बन एमिशन होगा, और कार्बन ज़्यादा होगा तो फिर पर्यावरण पर कार्बन भार पड़ेगा, पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नुकसान है उच्च ऊर्जा लागत। दूसरा है संपत्ति के नुकसान का जोखिम। देखिए, अगर यूजर जो है निजी क्रिप्टोग्राफिक जो कुंजी है वो किसी कारण भूल जाता है या फिर उससे खो जाता है, तो इसे पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। अतः स्थायी रूप से संपत्ति जाने का इसमें रिस्क है। तो दूसरा नुकसान हो गया संपत्ति जाने का नुकसान। और तीसरा है अवैध गतिविधियों की संभावना। शुरू में ही समझाया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, उसको कोई भी बैंक, दुनिया का कोई भी बैंक जो है इशू नहीं करता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है। अतः इससे गोपनीयता आता है, जिसका लाभ जो है अपराधी उठाते हैं। वह नाम से जुड़े बैंक लेनदेन की तुलना में ब्लॉकचेन पर अवैध लेनदेन को करते हैं, जिसे ट्रैक करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका फायदा और ये नुकसान। ठीक है, अब देखिए भारत में ब्लॉकचेन का विकास। आरबीआई ने 2019 में ही भारत में क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सराहा था और साथ ही भारत सरकार को और निजी कंपनियों को भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने को कहा था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आया। ठीक है, जिसका डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर देखिए 2022 में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स आया, जिसमें खरीद पर 10% व लाभ पर 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। और आखिरी में है 2023 का धन शोधन अधिनियम। इसमें भी कुछ प्रावधान है जिसका डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर जो जमीन जायदाद के रिकॉर्ड होते हैं उसको ब्लॉकचेन आधारित कर दिया है। और जो केरल सरकार है उन्होंने अपने यहाँ जो यूनिवर्सिटीज के डिग्री होते हैं उसको ब्लॉकचेन आधारित करने का फैसला किया है, ताकि डिग्री में जो जाली डिग्री होता है ना उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इन्होंने अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज के डिग्री को ब्लॉकचेन आधारित करने का फैसला किया है। तो निष्कर्ष क्या होगा अंत में? निष्कर्ष होगा क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका विनियमन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, इसका विनियमन किया जाना चाहिए। समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।